नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार। क्या दिल्ली और पटना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या दिल्ली और पटना के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है? क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आज के समय में आई है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नीतीश बाबू आजकल अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं। और इसके पीछे की बहुत सारी वजह हैं दोस्तों। आखिर ऐसी खबर अचानक क्यों आई? नीतीश किंग मेकर हैं और मोदी जी किंग है, तो किंग और किंग मेकर के बीच में अचानक दूरी कहाँ से आ गई? बहुत सारी कहानियाँ छनकर रही हैं कि आखिर ये दूरी बढ़ी क्यों है। दरअसल दोस्तों हुआ यह है, अगर आप नज़र डालें 4 जून को, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आपने एक ही बार नीतीश कुमार को उनके साथ देखा होगा शपथ ग्रहण के समय, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलते तक नहीं दिख रहे हैं। यहाँ तक कि वो दिल्ली में भी नहीं दिखते हैं नीतीश कुमार, जबकि उनके चंद्रबाबू नायडू जो दूसरे सहयोगी हैं मोदी जी के, वो हर हफ्ते दिल्ली आ जाते हैं अपनी हाजिरी लगाने, अपनी मांगों को लेकर। लेकिन नीतीश कुमार आपको कहीं नहीं दिखेंगे और ये बहुत बड़ी वजह है कि आखिर नीतीश दिल्ली क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर वो मोदी जी से दूर क्यों भाग रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की जो कहानी सामने आ रही है वो बड़े ही चिंतित कर देने वाली है, बहुत ही आश्चर्य से भर देने वाली है। दरअसल दोस्तों 16 जुलाई की तारीख थी। 16 जुलाई को बिहार में ईडी की टीम पहुंचती है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि बिहार में ईडी की टीम क्या कर रही है, वो तो विपक्ष वाले राज्यों में जाती है। लेकिन नहीं, 16 जुलाई को बिहार में ईडी की एक भारी टीम, बहुत सारे उसमें ईडी के अफसर आते हैं और वो छापा मारते हैं नीतीश कुमार के सबसे करीबी आईएएस अफसर संजीव हंस के आवास पर। इसके बाद पूरे पटना में खलबली मच जाती है कि नीतीश कुमार के करीबी आईएएस अफसर पे अचानक ईडी की टीम कहां से आ जाती है, ईडी जांच कैसे करने पहुंच जाती है। क्योंकि नीतीश कुमार तो सरकार में मोदी जी के साथ है, तो फिर उनके ऊपर ईडी का छापा क्यों? उसके बाद कहा जाता है दोस्तों कि उस आईएएस अफसर के घर से कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिससे और कई सारे आईएएस अफसरों की ओर ईडी की रडार में आ जाते हैं, उनकी ओर उंगली उठ जाती है। जिसके बाद से माना जा रहा है कि नीतीश जी पे इस चीज़ का बहुत असर हुआ कि आखिर कैसे ईडी उनके राज्य में आ गई। दूसरी घटना आपको बताता हूं दोस्तों, उसके 10 दिन बाद 27 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की दिल्ली में बैठक रखी। उस नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी तक पहुंच गई, लेकिन नीतीश कुमार उस मीटिंग में नहीं आए। ये बड़े ही आश्चर्य की बात थी कि नीतीश कुमार जो कि किंग मेकर है इस सरकार में, 12 सांसदों का समर्थन उनका है, जिसके कारण सरकार चल रही है नीतीश और नायडू के भरोसे। नायडू लगातार सरकार पर दबाव बनाकर अपने काम निकलवा ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार चाय पीते भी नहीं दिख रहे हैं मोदी जी के साथ। चाय तो छोड़िए, वो दिल्ली में ही नहीं दिख रहे हैं। 27 को नीति आयोग की बैठक हुई, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली नहीं आए, नरेंद्र मोदी की बैठक में नहीं आए वो। उसके 4 दिन बाद 1 अगस्त की तारीख आती है इसी महीने की। उस 1 अगस्त के दिन नीतीश ने बड़ा डिसीजन लेते हुए, जो आईएएस अफसर जिनके यहाँ ईडी ने छापेमारी की थी, नीतीश के करीबी आईएएस अफसर हैं, उनको हटा देते हैं कुर्सी से वो। यानी कि नीतीश कुमार को अपने करीबी आईएएस अफसर को कुर्सी से हटाना पड़ जाता है। और उसके बाद से ही सुगबुगाहट तेज है कि नीतीश के मन में कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि नीतीश के दिमाग को पढ़ पाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। उनके दिमाग में क्या चल रहा हो, अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो बड़े ही शांति से हर चीज़ करते हैं। तो कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है, कहीं नीतीश कुमार कुछ बड़ा तो नहीं सोच रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि जब ईडी की टीम संजीव हंस के यहाँ छापेमारी कर रही थी, तो उसको उनके घर से एक डायरी मिली है। उस डायरी में बहुत सारे आईएएस अफसरों के नंबर हैं, नेताओं के नंबर हैं, और उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स हैं, यानी कि पैसे का लेन देन है। जिसके बाद से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए हैं कि क्या बीजेपी उन्हें दबाव में लेने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए नीतीश कुमार ने एक दूरी बना ली है। वो बिहार में अब अलग अलग हर एक प्रखंड का दौरा कर रहे हैं और राजनीतिक यात्रा पे निकल गए हैं और लगातार बीजेपी से एक दूरी बनाए हुए हैं कि उनके पास वो दिखना नहीं चाहते हैं। इसलिए सवाल ये उठने लगा है कि क्या नीतीश के दिल में कुछ चल रहा है, उनके मन में कुछ चल रहा है। उनके मन में जो चल रहा है उसे भाप पाना इतना आसान नहीं होता। ऐसा पहले भी देखने में आया है कि जब भी नीतीश कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो कुछ दिनों के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं, चुपचाप रहते हैं। वैसे तो हर चीज़ में वो पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे पलटी मार देते हैं। आप देखेंगे इधर सारी पॉलिसीज में जितने भी बिल आए संसद में, नीतीश कुमार ने खुल के सपोर्ट किया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो नाराज़ भी दिख रहे हैं। तो इसकी नाराज़गी की वजह कहीं ये तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि क्या नीतीश कुमार ने अपनी करीबी आईएएस के यहाँ खुद से छापा मरवाया? क्या वो सेंट्रल एजेंसीज को, ईडी को अपने करीबी आईएएस के यहाँ छापा मारने के लिए बोल सकते हैं? क्या आपको क्या लगता है?
क्योंकि अगर उन्हें छापा मरवाना होता, कुछ कराना होता, कार्रवाई करनी होती, तो बहुत सारी एजेंसियां बिहार में पहले से हैं। विजिलेंस है, एंटी करप्शन है, आर्थिक अपराध शाखा है, वो किसी से भी जांच करा सकते थे, किसी से भी छापेमारी करवा सकते थे। लेकिन अगर केंद्र सरकार की ओर से ये छापेमारी की गई है तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बिना नीतीश को भरोसे में लिए गए ये छापा मार दिया गया है। और कहा यह भी जाता है कि ये चीज़ें पहले भी सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि अमित शाह की पॉलिसी ये होती है कई बार कि जो राजदार है पहले उनके तक पहुँचो और वहाँ से फाइलें उठाओ और फिर टेबल टॉक में वो फाइलें रख दो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फाइलें संजीव हंस के यहाँ से मिली हैं उसको वो टेबल पे अमित शाह रखने वाले हैं नीतीश कुमार के सामने और उन पर दबाव बनाने वाले हैं। इन सब को देखते हुए नीतीश के दिमाग में कुछ चल रहा है और ये दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। आज ही की बताऊं, आज मंडल जयंती थी बिहार में। नीतीश कुमार के कार्यक्रम में बीजेपी का कोई नेता नहीं आया। इतने सालों में ये पहली बार हुआ है जब उनके इन मंडल जयंती के समारोह में कोई नेता बीजेपी का नहीं आया, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि दिल्ली और पटना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जबकि दिल्ली की सरकार पटना के भरोसे ही चल रही है। पटना एक खंभा है उस कुर्सी का जो दिल्ली की है, लेकिन दिल्ली लगता है कि किसी तरीके से पटना पे दबाव बनाना चाहती है कि वो उनके कंट्रोल में रहे। आप ये भी नोट कर रहे होंगे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पे भी ज़्यादा हमला नहीं कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि तेजस्वी भी अब नीतीश पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और बहुत सारे जो सोर्सेज हैं सरकार के, जदयू के, और बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट जो खोजी पत्रकारिता करते रहते हैं, उन्होंने जो खबर दी है वो बड़ी ही भूचाल लाने वाली है। उन लोगों का ये बताना है कि आश्चर्य नहीं होना चाहिए जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें अगर कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश कुमार का गठबंधन हो जाए तो उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ नीतीश कुमार फील गुड नहीं फील कर पा रहे हैं। उसके पीछे की एक वजह यह भी है कि जिस गठबंधन में चिराग पासवान हो वहाँ नीतीश कैसे अच्छा फील कर सकते हैं। उनको याद है पिछले विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए थे और उन्हें हराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और उसकी टीस अभी तक नीतीश कुमार को है कि वो कैसे 43 सीट की पार्टी बन के रह गए हैं, सबसे छोटी पार्टी बिहार की बन गए हैं। तो इस बात की टीस उनके मन में अभी भी है, मलाल अभी भी है। और उनको ये भी लगता है कि सीट शेयरिंग में भी और बवाल होगा बीजेपी के साथ। बीजेपी वो टेबल टॉक में भी वो करेगी तो ईडी और बाकी जांच मिलाकर नीतीश पर दबाव बनाना चाहती है, कम सीटें हो सकता है दें। तो बड़ी संभावना है कि नीतीश बीजेपी का गठबंधन तोड़ दें और वो हो सकता है विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आरजेडी और कांग्रेस का दामन संभाल सकते हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल यही है कि आने वाले वक्त में क्या होता है। आखिर मोदी और शाह को नीतीश पे भरोसा क्यों नहीं है? क्या मोदी और शाह नीतीश को अपने क्लच में रखना चाहते हैं कि किसी तरीके से उन्हें अपने कंट्रोल में रखें और वहाँ की सरकार अपने अकॉर्डिंग बना सकें? बीजेपी के सोर्सों ने एक बात बताई है कि बीजेपी के वहाँ पे 3 प्लान है। वो 3 प्लान पे बीजेपी काम कर रही है कि कहीं ज़रूरत पड़ी तो वो अकेले चुनाव लड़ सकती है। उसने अपना इस तरह की भी तैयारी की है कि चिराग पासवान उसके साथ रहेंगे, क्योंकि बड़ी दिक्कत उसे भी आने वाली है नीतीश को लेके। उन सब को देखते हुए दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है और वो दिल्ली की सरकार के लिए भी चिंता का सबब हो सकती है, क्योंकि नीतीश अगर समर्थन खींच लेते हैं तो दिल्ली की सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। और शायद दिल्ली की सरकार मुश्किल में ना पड़े, इसीलिए ईडी की टीम पटना चली गई। उन पर दबाव इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये नीति रही है कि ईडी और सीबीआई का केंद्र सरकार बेजा इस्तेमाल करती हैं। पहले वो विपक्ष के खिलाफ करती आई, अब उन्होंने सरकार अपनी ही सहयोगियों के खिलाफ कर दिया है। दरअसल पेगासस भी अपने सहयोगियों पर यूज किया था, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है, ये भी आप जान लीजिए कि कुर्सी बचाने के लिए विरोधी क्या सहयोगियों पे भी जांच हो जाती है। उसी का एक एग्जाम्पल ये है और वही कारण है कि लगातार नीतीश नाराज़ हो गए हैं मोदी से और उनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। उन पर लगातार नज़रें बनी रहेंगी। बिहार में इसके अलावा प्रशांत किशोर लगातार हर जगह रैली कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। तो नीतीश को ये भी लगता है कि ये बीजेपी प्रशांत किशोर को एक्टिव कर रही है और वो उनके वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। और उनको ये भी लगता है कि कल के डेट में प्रशांत किशोर को सीटें जीत जाए तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो नीतीश हर चीज़ को भांप रहे हैं और वो खुद मैदान में उतर गए हैं, लगातार ग्राउंड में जा रहे हैं, प्रखंड दर प्रखंड दौरा कर रहे हैं। तो नीतीश को लगने लगा है कि अब सब कुछ इस गठबंधन में ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी देखना दिलचस्प होगा, नीतीश कुमार पर सबकी नज़रें होंगी कि आने वाले समय में वो क्या फैसला लेते हैं, इस गठबंधन का भविष्य क्या होता है और इस बिहार विधानसभा चुनाव के पहले क्या बड़ी अपडेट आती है।
आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या नीतीश कुमार वाकई नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं, और अगर उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया तो फिर क्या होगा, इस पे भी आप ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।